गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट 5th इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे रोल ऑफ टीचर्स इन क्लास रूम अर्थात कक्ष में शिक्षक की भूमिका। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का मतलब भूमिका। विद्वानों का मत है कि बच्चे खाली घड़े के समान होते हैं जिन्हें भरना है। कुछ अन्य विचारों का मत है कि बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं जिन्हें आकार देना होता है। कुछ का विचार है कि बच्चे का मन कोरी स्लेट की तरह होता है जिस पर अनुभव और ज्ञान को लिखना होता है। शैशवावस्था में बालक अनेक जैविक विशिष्टताओं से युक्त होता है। जन्म के पश्चात अनेक परिवेशीय एवं सामाजिक अनुभूतियों का उस पर प्रभाव पड़ने लगता है। इस प्रकार स्कूल जाने वाला बालक अपने साथ अनेक जानकारियां एवं अनुभव लेकर आता है, इसलिए उसे खाली घड़ा नहीं मान सकते हैं, ना ही उसे हम जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही बना सकते हैं। सभी अपने बच्चों को महान बनाना चाहते हैं परंतु वे ऐसा नहीं बना पाते हैं। दूसरी हम ये भी नहीं चाहते हैं कि सारे बच्चे एक ही सांचे में डले, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में सीखने की क्षमता भी अलग अलग होती है जिससे उन्हें एक सीमा में बंधना कठिन हो जाता है। बच्चों को एक सीमा में बांधना भी उचित नहीं है बल्कि उनकी क्षमताओं को समझा जाना चाहिए। उसी के अनुरूप विद्यालयों में शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और सीखना भी चाहते हैं। उनकी सीखने की जिज्ञासा के आधार होनी चाहिए। जिज्ञासा का सीखने में महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने के अवसर मिलने चाहिए। शिक्षक का काम बच्चों के रास्ते को आसान बनाना है और बच्चों की जिज्ञासा को सीखने की प्रक्रिया को उचित दिशा देना है। हमने ये अनुभव किया है कि बच्चों का मन कल्पनाशील होता है। बच्चों की कल्पनाएं हमें भले ही निरर्थक लगे परंतु सच्चाई में तो ये है कि बच्चे की कल्पना में ही सृजनता और स्वतंत्र चिंतन की क्षमता छिपी रहती है। विगत अनेक वर्षों में विद्यालय शिक्षा पर बहुत से शोध और अभिनव प्रयोग हुए हैं परंतु विश्वविद्यालय और विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्याशित एवं वांछित सफलता अभी तक जनमानस में प्रतीक्षित है। यूं तो शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हो रहे हैं परंतु छात्रों और विशेषकर छोटे बच्चों के संपूर्ण विद्यालय परिवेश में संबंध में मनोदशा ज्यों की त्यों बनी हुई है। बच्चे विद्यालय आ तो जाते हैं परंतु अधिकांश बच्चे जो हैं सुख और आनंद का अनुभव नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे विद्यालय जाने में सहजता का अनुभव नहीं करते हैं। बच्चों के शैक्षिक उन्नयन के लिए विश्व, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ही नहीं अब तो जिला स्तर पर लेकर ग्राम स्तर की संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जैसे कि यूनिसेफ, NCTIT, NCERT, डाइट आदि सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुमुखी कार्य कर रही हैं। अभिभावकों और शिक्षकों को ये जानना चाहिए कि बच्चों के पास भी अलग अलग सोच है, उनकी सोच को भी प्रोत्साहित करना होगा। सोच के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। साथ ही बच्चों के मनोभावों एवं प्रवृत्तियों को समझने की आवश्यकता होती है। शिक्षकों और अभिभावकों को बाल मनोवृत्तियों के अनुसार व्यवहार करने की आवश्यकता होती है अर्थात शिक्षा बाल केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में अध्यापक छात्र संबंधों के विषय में भी विचार करने की आवश्यकता है। अनेक स्थितियों में विद्यालय परिवेश बालकों के लिए इसलिए भी नकारात्मक हो जाता है क्योंकि शिक्षक उनके प्रति सहज स्नेह व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। शिक्षक की व्यक्तिगत कुंठाओं और नकारात्मक सोच को दुर्भाग्यवश बालकों के साथ व्यवहार करते समय प्रदर्शित करने लगते हैं। बच्चों को जिस विधि से सिखाया जा रहा है यदि उस विधि से वे सीख नहीं पाते तो सीखने की विधि एवं शैली को बदलना चाहिए जिससे वे सीख सकें। बच्चे अकेले तथा समूह में सीखते हुए एक दूसरे का मूल्यांकन भी करते हैं। विद्यालयों में स्वमूल्यांकन हेतु समय दिया जाना चाहिए। आज के अधिकांश विद्यालयों में बच्चे अपने आप को स्कूलों की जरूरत के अनुसार स्वयं को ढालते हैं, लेकिन स्कूल एवं शिक्षक भी बच्चों के जरूरत के अनुसार अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति बनाएं। बच्चों को बहुत अधिक समय तक सीमा में नहीं बांधना चाहिए। व्यवस्थापकों, शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों की अभिरुचि, कौतूहल, आकर्षण और उत्सुकता पर ध्यान देना चाहिए जिससे बच्चों के स्वाभाविक विकास में मदद की जा सकती है। अगला पॉइंट आता है मेजर्स टू मेक क्लासरूम क्लाइमेट्स इफेक्टिव। कक्ष वातावरण को प्रभावी बनाने के उपाय। इसके अंतर्गत आज शिक्षा की मुख्य भूमिका समाज की गतिहीनता को जीवंत बनाने, विकास और परिवर्तन करने, समाज निर्माण
एवं मानव संसाधनों के विकास के लिए अत्यावश्यक अनुभव की जा रही है। साथ ही भावी नागरिकों को उनकी शक्ति का बोध कराना होता है, उनके कर्तव्यों की जानकारी दिलाना एवं दृष्टिकोण को वैज्ञानिक भी बनाना होता है। समाज ने अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विद्यालय में एक छोटा, सुंदर, सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत समाज बनाया है। विद्यालय एक आदर्श समाज है अतः समाजोत्थान में विद्यालय की अहम भूमिका है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कक्षा कक्ष का ऐसा सामाजिक वातावरण बनाया जाए जो समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप नागरिकों का निर्माण कर सके। अगला पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ क्लासरूम क्लाइमेट। कक्षा कक्ष वातावरण का अर्थ। प्रत्येक कक्षा को अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से उसके गुणों और अवगुणों का अनुभव करता है। इसी प्रकार कक्षा में विद्यार्थी भी कक्षा के वातावरण से प्रभावित होकर कक्षा के गुणों और अवगुणों का अनुभव करते हैं। ब्लूम के अनुसार कक्षा का वातावरण संस्थागत वातावरण उन सभी परिस्थितियों में बाह्य शक्तियों का जाल है जो व्यक्ति को चारों ओर से घेरे रहती है, उस पर निरंतर प्रभाव डालती रहती है, जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित एवं उसे निश्चित दिशा प्रदान करती है। कक्षा के मध्य छात्र और अध्यापक के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है तथा उसके परिणाम स्वरूप जो वातावरण उत्पन्न होता है उसे कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण कहते हैं और ब्रेनर ने इसे सामाजिक वातावरण की संज्ञा भी दी है। मनोवैज्ञानिकों ने कक्षा के सामाजिक वातावरण के महत्व पर अधिक बल दिया है। यदि एक अध्यापक छात्रों के साथ व्यवहार करता है तो छात्रों में उस अध्यापक के प्रति दुर्भावना का तनाव पैदा हो जाता है। परिणाम स्वरूप कक्षा, विद्यालय और समाज का वातावरण भी दूषित हो जाता है। इसके ठीक विपरीत अध्यापकों के सद्व्यवहार छात्रों को अधिगम हेतु प्रेरित करता है और समाज के आदर्श वातावरण बनाने में सहयोग भी देता है। अगला पॉइंट आता है इट्स कंपोनेंट्स। कक्षा कक्ष वातावरण के घटक। विद्यालय के आसपास सिनेमाघर, कारखाने, शराब की दुकानें, घनी बस्तियां, बाजार, ध्वनि प्रदूषण करने वाले छात्रों को पथभ्रष्ट करने वाले कारक नहीं होने चाहिए। छात्रों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण होना चाहिए। कक्षा का भौतिक वातावरण जैसे हवा, प्रकाश, जल और फर्नीचर की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा कक्ष की सज्जा जैसे सुभाषित वाक्य, प्रेरणादायक महापुरुषों के चित्र, उद्बोधन एवं नीति श्लोक आदि होने चाहिए। विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का व्यक्तित्व तथा विषय पर अधिकार होना चाहिए। कक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम तथा संस्था में उपलब्ध साहित्य होना चाहिए। शिक्षण की नवीन पद्धतियों और नवीन उपकरणों का प्रयोग होना चाहिए। सरकार द्वारा निर्धारित कक्षा कक्ष की नीतियां जैसे कक्षा में छात्रों की संख्या, उपस्थिति, अवकाश, छात्रवृत्ति, छात्रकोष, आर्थिक अनुदान आदि होना चाहिए। छात्रों की रुचि, अभियोग्यता, सृजनात्मक और सामाजिक चेतना होनी चाहिए। विद्यालय संगठन प्रबंधन और उसकी दार्शनिक विचारधाराएं होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है रोल ऑफ टीचर। कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने में शिक्षक की भूमिका। कक्षा कक्ष वातावरण को प्रभावी बनाने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। जिसमें पहला पॉइंट आता है शिक्षक पाठ की पूर्व तैयारी करके कक्षा में उसे जाना चाहिए। पाठ को रोचक बनाने से सभी छात्रों को उसमें सक्रिय रहेंगे। शिक्षण को नवीन तकनीकी, नवीन पद्धतियों और नवीन चुनौतियों से जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षण के साथ साथ छात्रों में मूल्यों का विकास भी होना चाहिए। छात्रों में सामाजिकता की भावना हेतु सामाजिक समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। छात्रों में नकारात्मक संवेग न उत्पन्न होने दें, बल्कि उनके मनोबल को बढ़ाए रखें। छात्रों में आत्मसंतोष, आशावादिता, नेतृत्व की भावना और नैतिक गुणों का विकास होना चाहिए। कक्षा कक्ष को छोटे समूह में विभक्त कर अंतःक्रिया तथा उत्तरदायित्व का अवसर प्रदान करना चाहिए। छात्रों को अनवरत रूप से प्रोत्साहन, पृष्ठपोषण, पुनर्बलन एवं अभिप्रेरणा प्रदान की जानी चाहिए। कक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव छात्र छात्राओं में के साथ नहीं किया जाना चाहिए। कक्षा कक्ष गत्यात्मक, क्लासरूम डायनेमिक। व्यक्ति जब समूह में होता है तो उसका व्यवहार उसके व्यक्तिगत व्यवहार से भिन्न होता है। समूह में सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर सोचते हैं, अनुभव और व्यवहार करते हैं, लेकिन समूह का सम्मिलित रूप में सोचना, अनुभव करना और व्यवहार करना समूह के सदस्यों के व्यक्तिगत रूप से सोचने, अनुभव करने और उनके व्यवहार करने के ढंग से बिल्कुल भिन्न होता है। समूह गत्यात्मक का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1930 में हुआ था। कुर्ट लेविन ने सर्वप्रथम ये नाम दिया था।
विद्यालय में छात्र समूह के रूप में व्यवहार करते हैं। अध्यापक की प्रत्येक क्रिया से कोई ना कोई प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। साथ ही ये प्रक्रिया कक्ष की उसकी गत्यात्मकता का भी परिचायक होती है। इस गत्यात्मकता का प्रभाव विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर पर, सामवेगिक स्तर पर तथा सामाजिक विकास पर भी पड़ता है। इसके अलावा अगर हम ध्यान दें तो अध्यापक एवं छात्रों के अंतःक्रिया से संप्रेषण की भावना, कौशल का विकास और अधिगम स्तर भी प्रभावित होते हैं। कक्षा गत्यात्मकता का अर्थ कक्षागत स्थिति में होने वाली समस्त अंतःक्रियाओं के अध्ययन से होता है, जिसमें अध्यापक तथा छात्र समूह दोनों ही सक्रिय रहते हैं। अध्यापक भी इसमें सक्रिय रहता है और जो विद्यार्थी है वो भी इसमें सक्रिय रहता है। गत्यात्मकता यानी कि डायनेमिक शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। अतः समूह गत्यात्मकता का अर्थ समूह में कार्यरत शक्तियों से होता है, यानी कि आपका पावर। गत्यात्मकता का प्रभाव हमें कक्ष की स्थिति में शिक्षक तथा छात्र दोनों के व्यवहार से ज्ञात होता है, क्योंकि कोई भी शिक्षक हमेशा एक जैसा ही व्यवहार करता हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि शिक्षक का व्यवहार समय के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, या उसकी जो विषय वस्तु है तो विषय वस्तु के अनुसार भी उसका परिवर्तन हो जाता है और परिस्थिति के अनुसार भी उसका व्यवहार परिवर्तित होता रहता है। तथा यही स्थिति अगर हम देखें तो छात्रों पर भी लागू होती है। छात्रों का भी समय, विषय वस्तु और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार परिवर्तनशील होता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।